सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जहाँ लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी शानदार शहरों में रहा करते थे, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सफाई आज के मॉडर्न शहरों से भी हाई क्वालिटी का हुआ करता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि 2500 से 1800 बीसी तक का एक पीरियड है। वैसे तो आमतौर पे हमें वैदिक पीरियड तक की ही खबर थी, ये बात तो लोग जानते ही हैं। लेकिन जैसे ही 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया, तो जो हमारा इतिहास है वो और 2000 साल पीछे चला गया। वरना महाभारत, रामायण जैसी चीज़ें हर व्यक्ति जाना करता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में 1921 के बाद ही पता चला, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या? पहले हम देखेंगे कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पहले तो एक बात क्लियर कर दें कि जो पीडीएफ रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल, जिससे किसी को भी परेशानी ना जाए। आपको सामने लिखा भी दिख रहा होगा, हर चीज़ की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, पुरातत्व विभाग से संबंधित कोई भी चीज़ हमें मिलती है खोदने में, मॉन्यूमेंट्स हो गया, पिलर्स वगैरह हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए, इन चीज़ को एनालिसिस करना, उन चीज़ को प्रिजर्व करना, उन साथ ही साथ डिस्कवरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, सबसे पहले क्या निकला, कौन सा शहर सामने आया, किसने खोजा, और फिर यह प्रोसेस कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी, इन चीज़ों के बारे में। नॉमनक्लेचर, नामकरण। अब जब भैया किसी का बच्चा होगा तो उसका नामकरण तो होगा ही। तो वैसे ही इंडिया में जब कोई नई चीज़ निकली है तो उसका नामकरण तो करना बनता ही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई नाम हैं। हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ इसको फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा गया, और अनेक नाम इसके निकले जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसका एक्सटेंशन, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट में जाए तो हम इसका आखिरी शहर कौन सा पाते हैं, साथ ही साथ ईस्ट में हम कौन सा इसका आखिरी शहर पाते हैं। जैसे कि मांदा हो गया, दायमाबाद हो गया। मांदा हमारा नॉर्थ में हो गया, दायमाबाद हमारा साउथ में हो गया। और यदि हम ईस्ट में जाते हैं तो आलमगीरपुर पड़ता है, और वेस्ट में सुल्तानगढ़ पड़ता है। और साथ ही साथ इसके बहुत से अन्य शहर हैं। ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका इंडस वैली, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के क्षेत्र में ज़्यादातर इसका विस्तार है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड, कब से कब तक ये सिविलाइजेशन चली। पुराने समय में जितने भी पीरियड्स आए, उनका एक टाइम पीरियड है, वो कंटिन्यू नहीं चले। हालांकि चले तो काफ़ी लंबे समय तक हैं, लेकिन आगे जाके उनका डिक्लाइन हो गया। तो इनके हम डिक्लाइन के भी कारण पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टाउन प्लानिंग मतलब कि नगर नियोजन, नगर की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। यदि हम जबकि नगर देखें तो आज से भी मॉडर्न, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज से भी मॉडर्न शहर, एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं हर गली किनारे कहीं कचरा पड़ा हुआ होता है, कहीं पे पानी भर रहा होता है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर एक साफ़ सुथरा शहर, ऐसी इसकी एक टाउन प्लानिंग थी। ग्रिड पैटर्न में इसको बनाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री एंगल में मुड़ी हुआ करती थी, नॉर्थ से साउथ इसकी मेन रोड जाया करती थी, और स्ट्रीट्स जो होती थी वो ईस्ट टू वेस्ट। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम। अब भैया पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप भाजपा और कांग्रेस के चुनाव करवा देंगे। राजनीतिक व्यवस्था से मतलब ये है कि वहाँ पे कौन हेड हुआ करता था। अपन ये एक अगर एग्जांपल है, कौन हेड हुआ करता था। सेंट्रलाइजेशन था कि डेमोक्रेसी थी, मतलब कि केंद्रीकरण जो चलता है कि एक हेड हुआ करता था, या फिर
काफ़ी सारे कुलीन तंत्र हुआ करते थे, क्या यहाँ पे व्यवस्था थी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसके बारे में भी अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके अलग अलग मत हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन गए तो हैं नहीं हैं, तो जो भी पुरानी ये चीज़ें हैं इनके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम सोशल लाइफ पे। अब सोशल लाइफ जैसे आज हैं कि हम 4 लोगों में मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारा व्यवसाय होता है, प्रोफेशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। वैसे ही उस समय भी लोगों के प्रोफेशन हुआ करते थे, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। वहाँ पे क्या क्या जो भी हम कहते हैं कोई रूढ़िवादी सभ्यता थी या थी कि नहीं। जैसे कि आज हम देखें कि हमारे पास संविधान है, मान लीजिए संविधान है, उसके बाद भी बहुत सी जगहों पे हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, छुआछूत वगैरह, और बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे कि लोगों को में भेदभाव भी हम देखने को मिलते हैं। कास्ट बेस पे मिल जाएगा या रेस, जेंडर, अलग अलग चीज़ों के बेस पे हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि संविधान के तौर पे ये चीज़ें मना हैं, फिर भी हमें देखने को तो मिलती ही हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो उस वक्त क्या था, तो उस वक्त की जो सोशल लाइफ थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा कुछ नहीं था वहाँ पे एक हिसाब से हम देखें तो मैट्रियार्चल सोसाइटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रियार्चल सोसाइटी का मतलब होता है मातृसत्तात्मक समाज। मतलब जहाँ पे माताओं को एक हिसाब से पूजा जाता है, उनको बराबर का सम्मान दिया जाता है। और ये हम इस बेस पे कहते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर मिलने वाली जो मूर्तियाँ हैं वो हमारी फीमेल्स की हैं, माताओं की हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन के बारे में यदि हम बात करें, अब आर्थिक जीवन तो देखो यही हर व्यक्ति जानता है कि ये यहाँ पे पैसा, व्यवसाय, पैसे कमाने के स्रोत सीधा सीधा था एक मतलब है कि कैसे वहाँ पे लोग अपना घर चलाते थे। एग्रीकल्चर बेस्ड था या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स था या दोनों था। अब यदि हम इस पे अगर गौर करें तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी चलता था। यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो बाहर से लाई जाती थी। यहाँ बहुत से साक्ष्य मिले हैं हमें। हर यहाँ पे सील्स का वैसे तो देखो बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज़ लो एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो, लेकिन साथ ही साथ कुछ सील्स वगैरह भी चला करती थी जो कि हमें दूसरी सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट जैसी जगहों पे हमें हमारी सभ्यता की सील्स वगैरह मिला करते हैं, जिससे हमें यह पता चला कि फॉरेन ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सी रूट के द्वारा भी फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि हमें कई जगहों पे पोर्ट्स वगैरह, डॉकयार्ड वगैरह हमें मिले हैं। अब इसमें डोमिनेंस किसका था, एग्रीकल्चर का था कि ट्रेड का था। तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसमें ट्रेड का ज़्यादा डोमिनेंस था, क्योंकि एग्रीकल्चर उस जगह पे हो सकती है जहाँ पे हमारे जल के स्रोत अच्छे हों, भूमि फर्टाइल हो। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सी जगहें ऐसी थीं जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ पे खेती किसानी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, इसके बाद अभी क्लास स्टार्ट होगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या अपन को इसमें पढ़ना है। तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स नहीं हैं, पानी की कमी है, वहाँ पे खेती किसानी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे ट्रेड का ज़्यादा डोमिनेंस है। जैसे कि कॉपर हो गया, तांबा, गोल्ड वगैरह हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अभी आगे देखेंगे। साथ साथ सिल्वर वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। और ये ट्रेड हम देखिए कहाँ कहाँ से करते थे, ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से भी हमारे साक्ष्य मिलते हैं कि फॉरेन ट्रेड हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से किया गया है। साथ ही साथ धार्मिक जीवन में क्या था इसके, धार्मिक जीवन तो अपन आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपन समझेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक ऊपर से देखें तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मेनली यहाँ पे हम देखें नेचर को यहाँ पे पूजा जाता है, यहाँ पे प्रकृति को पूजा जाता है। साथ ही साथ डिस्पोजल ऑफ डेड्स, लोगों का अंतिम संस्कार वगैरह कैसे होता था, उन्हें आप
ज़मीन में गाड़ते थे या फिर जलाते थे, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब देखिए कोई भी सभ्यता है, हम भी हैं तो हमारी भी एक स्क्रिप्ट है, हम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो कोई उर्दू में लिखता है, फारसी भी चल जाती है भैया। आज के टाइम पे तो अलग अलग देश, अलग अलग स्क्रिप्ट। तो उसी प्रकार से वहाँ की स्क्रिप्ट क्या थी, वहाँ की स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वहाँ उसकी जो स्क्रिप्ट है वो तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि देखी है, आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया। उसमें कुछ अपन पिक्चर्स बना दी जाती हैं, उसमें कोई भी एक सिंबल वगैरह बना दिए जाएंगे लाइन से, और वही उनकी स्क्रिप्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को समझना मुश्किल है, फिर भी उस पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी आपको पढ़ने मिले, आपको नहीं तो आपके नाते पोतों को। साथ ही साथ वहाँ की आर्ट, आपको बहुत सी मूर्तियाँ मिली, आपको जो सील्स मिली वो भी एक कला है कि उसको कैसे आपने बनाया, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब भैया आप सोचेंगे कि कितनी पुरानी सभ्यता, 2-3 हज़ार साल पहले, 5 हज़ार साल पहले ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। साइंस एंड टेक भी हुआ करती थी, साइंस एंड टेक भी हुआ करती थी। साइंस एंड टेक अगर इसका हम देखें कि आप जो फॉरेन ट्रेड कर रही हैं तो सी रूट से कैसे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्रोत होता होगा। जब आपको पोर्ट्स मिले हैं, डॉकयार्ड्स मिले हैं, इनको किस तरह बनाया गया, ठीक है। अभी एक बात मैंने शुरू में ही बोली थी कि सोचिए एक ऐसा शहर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं, फिर भी एक शानदार तरीके से बसा हुआ है, तो किस तरह यह संभव है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2-2 मंजिला बिल्डिंग उस समय, जहाँ पे व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी, ये जो आज के टाइम पे चल रही हैं मशीनें, उस समय भी 2-2 मंजिला बिल्डिंग, और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्मिटी होती थी। सारी बिल्डिंग्स आप देखिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आड़ी टेढ़ी टूटी फूटी, ये कुछ नहीं, एक अच्छी तरह से बनाई हुई यूनिफॉर्मिटी में एक आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी। शहर को 2 भागों में बांटा गया, वेस्ट एंड ईस्ट। साइंस एंड टेक के एग्जाम्पल देखें और तो ग्रिड पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। वो नाप कैसे लिया उनने, कितनी रोड़ें कितनी चौड़ी करनी है, कहाँ से 90 डिग्री में घुमाना है। इसको आप चेस बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो ग्रिड पैटर्न है उसको चेस बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जो उस समय ईंट ब्रिक्स यूज हुआ करती थी, उसका रेशो 4:2:1, मतलब कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वो भी एक डिसाइड रहती थी कि 4:2:1 में होगी। साथ ही साथ उनको चिपकाने की जो स्टाइल होती थी, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहा जाता था उसे। तो ये चीज़ें कैसे उस वक्त डेवलप्ड हुई, कैसे। साथ ही साथ जो इसमें जो हमारी ब्रिक्स रहती थी वो कॉर्नर्स में एल शेप में हुआ करती थी। अब उन्हें यह तक ज्ञान था कि यदि 2 ईंटों को चिपकाना है तो उन्हें साइड से एल शेप में होना चाहिए, लेंथ हाइट ब्रेथ उनकी बराबर होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रेशो तक दे के रखा था 4:2:1। साथ ही साथ और अगर हम देखें तो ग्रेट बाथ जो हमारा बना हुआ था, उसमें पानी भरने की व्यवस्था, उसके चारों ओर चेंजिंग रूम्स, उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी, अंदर चिकना फर्श। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में पाया गया था, वो अपन आगे पढ़ेंगे यदि आपको नहीं पता है कि क्या होता है, ठीक है। यदि हम और देखें साइंस एंड टेक में क्या नहीं था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, आज से बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम। एक मेन ड्रेन होता था जिसमें स्ट्रीट से नालियाँ गई थीं, उससे जाके मिल जाया करती, सारा गंदा पानी निकल जाया करता था शहर से। साथ ही साथ जो हमारी हर एक दूरी पे एक होल होता था जहाँ से आप नालियों की बराबर सफाई हुआ करती थी। साथ ही साथ चिकना फर्श, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, मोर्टर बिटुमिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके चिकना फर्श भी बनाया जाता था। अब कहाँ पे क्या यूज़ होता है वो अपन देखते हैं आगे आगे। इसका एवोल्यूशन, विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विकास ही तो था। यहाँ पहले इसका नाम आया, अपन ने इसका देखिए विस्तार देखिए, इसकी टाउन प्लानिंग देखिए, इसका पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, ये सारा विकास ही तो है इसका। यानी उस समय में आपकी सामाजिक लाइफ अच्छी चल रही थी, आर्थिक लाइफ अच्छी चल रही थी, यहाँ तक कि पॉलिटिकल सिस्टम भी था, जिसके लिए विद्वानों की, स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी मत तो हैं, आपके तो वो भी नहीं है।
टाइम पीरियड तो ठीक है, वो तो अपन देख लेंगे। साइंस एंड टेक जिन व्यवस्थाएं वहाँ पे थी, ग्रिड पैटर्न हो गया आपका, ड्रेन सिस्टम हो गया, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स भी होते थे, पानी जहाँ पे आप भरते हैं। धौलावीरा में लग शायद 16 वाटर रिजर्वायर्स पाए गए हैं। अब भैया बात करें डाउनफॉल की, पहले तो इसको पतन कहा जाता था, डाउनफॉल, ठीक है, पतन। लेकिन वक्त के साथ ऐसा देखा गया कि यह एक, लोगों की मत बदल गए, स्कॉलर्स के मत बदल गए, जो इतिहासकार हुआ करते थे, अब उनका मानना है कि यह कोई डाउनफॉल नहीं था। ये जो मैंने आपको एक नाम बताया था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अर्बन का मतलब होता है शहरीकरण, मतलब कि शहर बसे हुए थे, ये कोई गांव नहीं थे, रूरल एरिया नहीं थे। तो अब विद्वानों का मानना है कि यह कोई डिक्लाइन नहीं था, पतन नहीं था, बस वक्त के साथ जो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो रूरल सिविलाइजेशन में बदल गई, मतलब कि शहरीकरण से नगरीकरण में वो आ गया, जो एक डाउनफॉल हो गया उसका, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जो हमारा, आपको देखिए यहाँ पे एक आपको टाइम पीरियड लिखा था 2500 से 1800, यहाँ के इसके बाद आपको चीज़ें देखने मिलेंगी कि 2500 से 1800 के वक्त आपको जो चीज़ें थी, जो कि मैप के माध्यम से समझाते हैं। कि मैप है, यहाँ पे एक मैप है, पूरी पीडीएफ बना के रखी है। अभी तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। ये देखिए, 2500 से 1800 के वक्त ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये बसा हुआ था, ये आपके नाम लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका डिक्लाइन चालू हुआ, तो ये जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर दिया इस वाले क्षेत्र पे। यहाँ पे इसका डोमिनेंस हो गया कि जगह पे गुजरात राजस्थान में इसके नंबर कुछ चीज़ें बढ़ गई। यदि इसकी संख्या देखें तो संख्या लगभग कितनी थी, जैसे कि गुजरात राजस्थान, जैसे कि एक गुजरात वाले क्षेत्र में जो कि 18 से 130 या फिर 200 के आसपास ये पाई जाती हैं, ठीक। गुजरात में यहाँ पे हम देखें 1800 से 200, और गंगा यमुना डूब वाले क्षेत्र में देखें तो 31 से 130, मतलब कि 18 जो थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन जब चल रही थी, बढ़िया विकसित थी, जब गुजरात में 18 शहर मिला करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डेक्लाइन के बाद 130 हो गए। इसका मतलब साफ साफ है, जब विकसित थी तो यह क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे डेक्लाइन होने के बाद जो इसका विस्तार हुआ वो ईस्टवर्ड हुआ। तो गुजरात में इसका क्या हुआ, 18 से 130 शहर हो गए, लेकिन रूरल, अर्बन नहीं। यहाँ पे अर्बनाइजेशन ख़त्म हो चुका था। साथ ही साथ देखें यहाँ पे गंगा यमुना डूब वाला क्षेत्र, यहाँ पे मात्र 20 या फिर 22 थे, जो कि नहीं 31 थे, जो कि आज जाके 130 हो गए। अब वो भूदागादी में मत जाओ, आप तो समझो। ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में आपने समझ लिया। अभी चलो मैप ही का ऊपर अब हम आ जाते हैं। ये भैया आ गया अपने वापस, ठीक है। अब ये डाउनफॉल ही तो है। अब एक हिसाब से कुछ लोग कहेंगे कि भैया डाउनफॉल कैसे हुआ। डाउनफॉल तो जब कहलाता जब ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये तो इनने तो अपना जो रहने की जगह है वो उनने चेंज कर ली। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रहने की जगह बस चेंज नहीं की। आप देखिए पहले ये शहरों में रहा करते थे, अब शहरों में नहीं रहते। इनके अलग अलग गाँव कस्बे टाइप के हैं, रूरल एरिया हो गया है, अर्बनाइजेशन नहीं रहा। यह एक प्रकार का पतन ही है। आप मान लीजिए आज आप अपने घर में रह रहे हैं, कल के दिन आपको किराए के घर पे रहना पड़े, परसों आपको किसी फुटपाथ पे रहना पड़े, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि कल मैं घर पे रहता था, फिर परसों मैं किराए के घर पे रहा और उसके अगले दिन मैं फुटपाथ पे रहा। कि मैं रहा तो हूँ, आपका तो नहीं, मैं तो रहा हूँ। तो ये मेरा डिक्लाइन कैसे हुआ, डाउनफॉल कैसे हुआ? नहीं, ये डाउनफॉल ही है। आप पहले अपने दम पे थे, अब आप
फुटपाथ पे आ गए। वैसे ही इनका है, पहले ये सिंधु नदी के किनारे शहर बसाए इन लोगों ने। अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, 2-2 मंजिला थी, यूनिफॉर्मिटी में बनी हुई थी, पोर्ट्स थे, डॉकयार्ड थे साथ ही, ठीक है। साइंस एंड टेक का एक अच्छा मेल था। अब आगे जाके ये लोग डिक्लाइन होने लगे। गुजरात में नंबर ऑफ टाउन्स तो बढ़े, लेकिन थे क्या, रूरल, अर्बन थे ही नहीं। गंगा यमुना डूब में भी सेम स्थिति, नंबर ऑफ टाउन्स बढ़ गए, 31 से 130 हो गए, 31 से 130 हो गए, लेकिन क्या थे, रूलर। डेक्लाइन है सूची। अब क्या देखें, इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप इतिहास पढ़ के क्या समझ सकते हैं? नहीं, एक विचार होगा ना, इतिहास पढ़ के आप अपने जीवन में क्या सोच सकते हैं कि ये हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट करेगा। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा मध्यकाल में अलग, जब मुगल्स और दिल्ली सल्तनत काल चलता है तो उसकी आपको अलग अलग नीतियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो क्यों पढ़ाई जाती हैं, कोई सोच सकते हैं? मतलब लोग ऐसे तो हर विद्यार्थी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे मेरे काम में कभी आएगा ही नहीं। IAS IPS SDM की जॉब में कहाँ पे आपसे ये पूछेंगे कि अकबर कब आया, बाबर कब आया, और हमारे महाराज अशोक, सम्राट अशोक कब आए, उनने क्या किया, ये कहाँ पूछेगा, आप ये बताइए, कहीं नहीं। लेकिन इसको पढ़ने का कारण ये है कि उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियाँ और राज्य चलाने के सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से राज्य करते थे, किस स्थिति में क्या निर्णय लिया जा सकता था, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों से हम जब अपनी जॉब में होते हैं, या तो IAS IPS के तौर पे या किसी भी अधिकारी के तौर पे, यदि कोई सिचुएशन आती है तो इन चीज़ों को पढ़ के आप अपना दिमाग इतना विकसित कर चुके होते हैं कि आप आराम से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये पॉलिसी पढ़ाई जा सकती है। तो कृपया ये कभी ना कहा करें कि आपको ये पॉलिसीज़ की कौन सी प्रथा लाई गई, कौन सी पॉलिसी लाई गई, कौन सी प्रथा कब चालू हुई, कौन सी प्रथा कब ख़त्म हुई, किसने स्टार्ट की, किसने बंद की। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यदि आप देखें आपकी जॉब के वक्त भी काम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं आता। कोई नहीं पूछेगा कि सम्राट अशोक ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, या किसी भी राजा ने कौन सी पॉलिसी वगैरह लाई गई, ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इनका एक इम्पैक्ट होता है जो कि मानना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट साइट्स, महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल सीधी सीधी बात है, जो जो महत्वपूर्ण स्थल थे जहाँ से चीज़ें पाई गई ज़्यादा मात्रा में, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, सुतकांगेडोर। ये जो सुतकांगेडोर हो गया हमारा वेस्टर्न पॉइंट हो गया, ठीक है, आलमगीरपुर हो गया हमारा, और साथ ही साथ हम कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और अलग अलग अन्य शहर, चन्होदाड़ो वगैरह हो गया, ये हम अब इसमें देखेंगे, ठीक है। मैप में भी आपको ये देखने मिला था, ये थोड़ा सा ब्लर मैप है, लेकिन ठीक है। ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये ब्राउन्स टाइप का, यहाँ पे आपका ये ज़्यादातर फैला हुआ था, ठीक है। ये हड़प्पा, इस तरीके से आप हड़प्पा की एक पेंटिंग हो गई, ये आपका साइट हो गया। फिर से मैप में चलते हैं तो एक बार आपको स्थल के नाम और कुछ जगह और दिखा दें। इसके बाद अगर ये देखिए आपकी PDF में अलग अलग, मैंने आपसे कहा था अभी कि इसके अलग अलग नाम हैं। एक बार नाम पे नज़र डालिए, देखो, इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जॉन मार्शल एज अर्ली साइट्स वर अलोंग इंदुस रिवर। सीधी सीधी बात है, उसको जॉन मार्शल ने नाम दिया था क्योंकि सिंधु घाटी से जिसकी जो अर्ली साइट थी, शुरुआती जो इसकी साइट्स हमें मिली हैं, स्थल मिले हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मिले हैं। ये देखिए, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। ये जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया क्योंकि शुरुआती स्थल सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट पे पड़ा क्योंकि सबसे पहली साइट थी 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा पर आधारित नाम हिंदी में हो गया। दोनों लोगों की व्यवस्थाएं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी कई साइट थी, वो
घाघरा हाकरा बेल्ट पे थी। पुराने टाइम पे जो सरस्वती रिवर थी उसको घाघरा हाकरा कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश स्थल घग्गर हकरा रिवर पे पाए गए हैं, नदी के किनारे पाए गए हैं। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मैंने आपको कहा था पहला अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे पहले इतिहास में हमें कोई भी सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है जो कि अर्बनाइज्ड हो, और इसके पहले कोई जिंगलाला हो चला करता था। ये कोटेशन, ये टर्म दिया किसने? गॉर्डन चाइल्ड। सुनियोजित नगरों के कारण नाम दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया अर्बन लाइफ थी, अर्बनाइजेशन था। मतलब कि वही हो गया, अर्बन लाइफ जीते थे, शहरों में रहते थे, तो वही चीज़ हो गया अर्बन लाइफ। तो इसका नाम क्या रख दिया? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया है। अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है? आज के टाइम पे आप टूल्स काहे के होते हैं? लोहे के होते हैं। तो आज के टाइम को लोहे की सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा जाता? होते हैं ना चक्कू, तलवारें अलग अलग मेटल्स की होती हैं, एल्यूमिनियम की जो भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उन पे क्यों नहीं कहते और पहले के टाइम पे ये नाम क्यों रख दिए? ये बताइए। होना चाहिए ना, आज का रख दें आयरन सिविलाइजेशन। इसका रीज़न आप सोचिए। बाकी यहाँ पे ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा गया, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रोंज टूल्स और उससे बनी चीज़ों का बहुत प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रोंज मतलब कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य के प्रयोग के कारण से नाम दिया गया। साथ ही साथ इसको कहा गया मेलुहा। ठीक है, मेलुहा कहाँ पे? मेसोपोटामियन नहीं में, मेसोपोटामिया में जो हमारा भारतीय है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको मेलुहा कहा जाता था। क्योंकि हमें ये कैसे पता चलता है? मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पन ट्रेड रीजन है मेलुहा। ठीक है, मेसोपोटामी की लिपियों में उल्लिखित संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए कहा गया है, ऐसा मान सकते हैं। अब इसमें आते हैं फेजेस। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमारा जीवन ही है, पहले टीनेज थे, एडल्ट हुए, ओल्ड हो गए, अलग अलग यंग ओल्ड अलग अलग आपके फेजेस आते हैं लाइफ में। उसी प्रकार से कोई भी सभ्यता हो, सभ्यता का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन। अपन ने इतना पढ़ लिया सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन का सीधा सीधा सा मतलब है एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जहाँ पे एक अच्छी सुविधाएं हो, ड्रेनेज सिस्टम से लेने के साथ साथ एक अच्छा अर्बनाइजेशन हो, रहने का तरीका शानदार हो, वहाँ पे अच्छी से तरह से नियोजित हो। वहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको सिविलाइजेशन कहा गया। ग्रिड पैटर्न में से पूरे शहर बनाए गए, बिल्डिंग्स 2-2 मंजिलों की, 2 भागों में शहर को बांटा गया। वेस्ट में रूलिंग साइड, ईस्ट में आपकी जो कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन पीपल में मर्चेंट्स हो गए और जो भी ट्रेडर्स वगैरह हो गए, वो हर व्यक्ति यहाँ पे रहते थे। और रूलिंग क्लास मतलब कि जिनका चलती थी वही है रूलिंग क्लास उस समय। अब कहोगे राजा महाराजा हुआ करते थे क्या? वो भी अपन आगे पढ़ते हैं। इसके 3 फेज थे। अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, उसके बाद ही हिंदी में इसका नाम लिखा है 3300 से 2600। अब इसमें हुआ क्या? अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में सीधे आई बढ़िया खेती किसानी होने लगी, ट्रेड, सेटलमेंट्स, पोट्री, हर चीज़ें होने लगी। ऐसा तो होगा नहीं। आपको चीज़ें मिली ना, पोट्री मिली, स्कल्पचर्स वगैरह मिले, मतलब कि मूर्तियाँ वगैरह मिली, आपको घड़े अड़े मिले, ब्रोंज की चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा हुआ होगा कि आप हुए? ऐसा तो होता नहीं कि आप मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ आपने कॉपी उठाई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर ली, ऐसा तो होगा नहीं। नर्सरी टू 12, फिर पेपर दोगे, कोई कॉलेज मिलेगा, फिर आप वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बीटेक वगैरह करोगे और आईआईटी कॉलेज वगैरह से मिल गया है वही इंजीनियरिंग करोगे, जब जाके सीखोगे। तो भैया इनने भी इंजीनियरिंग की। इनने इंजीनियरिंग कैसे की? 3300 से 2600 जो आपका पीरियड था, उसमें इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर, खेती सीखी, पोट्री
साथ ही साथ छोटे मोटे अपने शहर बना लिए थे कि हाँ भैया इनका हो गया था कि हाँ अब हमें रहना स्टार्ट करना है। कब तक भैया घूमोगे, नंगे पाँव कब तक भागोगे, कहूँ तो रुकना पड़ेगा ना। वही विद्यार्थी के जीवन में है कि ज़िंदगी भर दौड़ लगाने से अच्छा है एक बार मेहनत कर लो, निकल जाओ। वही इनने किया है। अब वो समझ गए, हालांकि उन्हें भी भैया देखो 3300 से 2600 भैया 1000 साल लग गए। अपन तो फिर भी 1000 साल तो अपन को जीने नहीं है, तो आज ही समझ जाओ। तो एग्रीकल्चर, पोट्री, स्मॉल सेटलमेंट्स मतलब कि कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए, ये घड़े वगैरह आपको मिले हैं। देखोगे अभी बस्तियों की शुरुआत हो गई, बस्ती में रहने लगे। वरना क्या होता था देखो, बस्तियों में तो पहले भी देखा गया है, जो हमारा पैलियोलिथिक स्टोन एज के वक्त में, पैलियोलिथिक इनको स्टोन एज जो था उसको 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक से ही ये लोग थोड़ा सा सोसाइटी में रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये था कि कुछ वक्त रहे, निकल गए, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कहीं पे भी निकल गए। 30-50 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जिसको आप सोसाइटी नहीं कह सकते, बस्ती ही थी, छोटी सी बस्ती थी, इसको बैंड सोसाइटी आप कहा करते थे। अर्ली हड़प्पन में भी वही चल रहा था, बस थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक टिकने लगे थे, क्योंकि ये क्या करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। ठीक है, कृषि कर रहे हो, अब भैया कहीं पे हो, मान लो आज के टाइम पे बहुत से लोग या सभी लोग एक हिसाब से गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मान लीजिए आप खेती किसानी कर रहे हैं, आज आप गए, बीज बोए, वापस तो आने जाओगे, बीज बोगे, उन्हें रोज सिंचाई करोगे, उनका ध्यान दोगे, उनमें कीड़ वगैरह तो नहीं लग रहे, कोई जानवर उन्हें आके खा तो नहीं रहा, और बहुत सी चीज़ें हैं देखनी पड़ती हैं, तो ये एक दिन में थोड़ी होंगी। 6-7 महीने, 3-4 महीने, 6-7 महीने, कुछ में साल साल लग जाता है, तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसलिए ये लोग बस्ती बसाना इनने शुरू कर दिया था। 3300 से 2600 के बाद आता है 2600 से 1900 मैच्योर। अब भैया मैच्योर हो गए, अब पीक पे हैं जी अपने। मान लिया अब जैसे कि अपन कहते हैं आज के टाइम पे 18 साल से ऊपर हो गया बच्चा, मैच्योर हो गया, वो अपनी चीज़ों को समझ सकता है, वो समझदार है, मम्मी पापा कहते हैं ना समझदार है, उसको जो करना होगा वो कर लेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है 2600 से 1900 के वक्त ये मैच्योर हड़प्पन फेज, परिपक्व हड़प्पा चरण, पीक अर्बन कल्चर था, मतलब कि अर्बनाइजेशन पीक पे था अपने, बढ़िया शहर महर बन के तैयार हो गए थे भैया, उद्घाटन करने चल रहा है अपन को। स्क्रिप्ट इनकी चल रही थी, अब उनके लिए तो स्क्रिप्ट उनकी थी, उनको तो समझ में आती ही थी, अपन को ना आया तो भैया अपन अनपढ़ कमार। ट्रेड, आपको ट्रेड के साक्ष्य कैसे मिले, आपको मेसोपोटामिया, इजिप्ट की सील्स हमारे यहाँ मिलती हैं, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में खोजी गई। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की चीज़ें आपको सील्स वगैरह कहाँ पे मिली, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट सिविलाइजेशन में मिली हैं। चल के तो गई नहीं होंगी, इंसान ही गया होगा। ठीक है, आपका जो नोट है, आप जो जेब में नोट डाले हो गांधी जी का, वो उसके पैर मैर तो है नहीं भैया कि गांधी जी गए चल चल के और पहुंच गए इजिप्ट, नहीं, ऐसा नहीं था। कोई गया, उसने वहाँ पे ट्रेड किया, व्यापार किया, वहाँ से चीज़ें खरीदी। वहाँ अब आप कहोगे कि मैंने कहा था वहाँ पे कोई कॉइन्स नहीं चलते थे, नहीं चलते थे, सील्स वगैरह चलती थी, बार्टर सिस्टम था, चीज़ें एक्सचेंज कर लो, तो चीज़ें भी तो पता चलती हैं कि ये हमारे यहाँ की हैं, वो उनके यहाँ की हैं। सील्स में सिंबल बने हुआ करते थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सूर्य के सिंबल अलग अलग प्रकार की, इसलिए यहीं से पता चलता है प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने प्रकृति को ज़्यादा दर्शाया है। ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज़। सॉरी। ठीक है, तो कहाँ पे थी, हाँ ट्रेड पे, व्यापार पे, व्यवसाय पे, व्यापार जो इनका करते थे, फॉरेन ट्रेड भी किया करते थे। आपको पोर्ट्स और पोर्ट स्टॉक यार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, आपको लोथल वगैरह से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में देखिए, पूर्ण नगरीकरण, लिपि, स्क्रिप्ट, व्यापार, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम देखिए ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था इनका, नालियाँ
वगैरह इस तरीके से भरी हुई थी कि शहर में पानी भरेगा ही नहीं। आज के टाइम पे बारिश हुई, रोडें सपाचट, पूरे में पानी ही पानी। लेकिन उस टाइम, आज से हज़ारों 2-3 हज़ार साल पहले, 5 हज़ार साल पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी, आप खुद सोचिए। बिजली नहीं थी, व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया थी। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। आप बीमार जो आज के टाइम पे होते हैं ना बच्चे, कि गंदगी थी, उससे एलर्जी हो गई, अब भैया हॉस्पिटल में हैं, बहुत सी बीमारी होती हैं, सवाल ही नहीं है। लेट हड़प्पन फेस, उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1300, यह वो चरण है जहाँ पे डिक्लाइन चालू हो गया था। अब मैंने देखो आपको ऊपर बताया था कि डिक्लाइन में सीधी सीधी सी बात है कि ये अर्बन से रूरल की ओर शिफ्ट हो गए थे। साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो खुली आंखों से, शिफ्ट टू रूरल लाइफ, नगरों का पतन और ग्रामीण जीवन की ओर झुकाव, ग्रामीण जीवन चालू हो गया था। ठीक है, वापस से नीचे कर दें। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टर्म। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा तजुर्बो किस नाम को दिया गया, एक्सेप्ट ज़्यादा किस नाम को किया गया, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा क्या था, सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर, 1921 में इसको खोजा गया। डिफरेंट नेम्स रिफ्लेक्ट जियोग्राफी, कल्चर, फंक्शन, परसेप्टिव, विभिन्न नाम हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। एक्सटेंशन, विस्तार पढ़ेंगे इसका सीधे सीधे, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, जो आपका ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी एक्सप्लोर, तो इसका विस्तार दूसरे नंबर का पॉइंट था। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1.3 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, मतलब कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इतना क्षेत्र यह कवर करता है। यह उस समय जितनी भी इसकी कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का मतलब है उसके समकालीन, मतलब कि हमारी सभ्यता के साथ साथ कौन कौन सी सभ्यता थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी, यहाँ पे इजिप्ट की सभ्यता चल रही थी, चाइना, तो उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ी और विकसित हमारी सभ्यता थी, जो कि 13 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, जो कि कांस्य युग की थी, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। यदि हम आज के टाइम पे देखें कौन कौन सी जगहों पे ये फैला हुआ था, इट स्पैन अक्रॉस मॉडर्न इंडिया, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, आज यहाँ पे देखो, ये आपको बनावली, कालीबंगा, कोटडीजी, ये देखना, ये गंगा यहाँ से, ये आलमगीरपुर, मिथिला, राखीगढ़ी, आप थोड़ा जूम करो तो कोई मिथिला, राखीगढ़ी, रोपर, रावी, चनाबी, ये ठीक है, ये मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदारो हो गया, सुत कांगेडोर हो गया। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये पहले जो बनावाली कालीबंगा वाला क्षेत्र हो गया हमारा भारत का। यहाँ पे आप आओगे मेहरगढ़, इंडस को उस तरफ वाला, ये मोहनजोदारो, ये यहाँ पे पाकिस्तान का क्षेत्र टच करने लगता है, और यहाँ पे आओगे सुत कांगेडोर वगैरह, तो यहाँ पे आप बिल्कुल लास्ट में पार कर गया ईरान का, ये ईरान की बॉर्डर लग जाती है यहाँ पे कांगेडोर पे। ठीक है, समझ रहे हो कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की। और ऊपर की ओर भी कुछ अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी, लेकिन वहाँ की इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं है कि अपन उसको लगाएं, क्योंकि देखो आप मैप में देख रहे हो ऊपर लिखा है मेजर IVC साइट्स, बड़ी बड़ी साइट जिनको पढ़ने का मतलब है, और बाकी छोटी साइट जो हैं उनको ऐसा कुछ वहाँ पे पाया नहीं गया। ठीक है, ये एक मैप देख सकते हो, वो पूरा फैला हुआ है। थार डेजर्ट के ऊपर का क्षेत्र होगा, ये नॉर्थ वेस्ट में आपको बनावली हो गया, देखो थार डेजर्ट जो हो गया इसके ऊपर का क्षेत्र में फैला हुआ है। इंदस निबर निकल रही है, पाकिस्तान हो गया देखो। ठीक है, पाकिस्तान भैया, पाकिस्तान के तो लग गए, सिंदूर मिल गया जवाब। अच्छा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ऊपर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ये अपर इंदुस वैली हो गई, इंदुस रिवर का ऊपरी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कालीबंगा वगैरह हो गया। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र हैं। गुजरात में मैंने आपसे कहा था, गुजरात में
इस वक्त हमारे लगभग 30 सेटलमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, 30 जगह मिलती हैं, जो कि 200 में बदल जाती हैं आगे। एक्यूरेट अभी अपन आगे जाके पढ़ लेंगे कितनी कहाँ पे मिली है। बाकी हर बुक में अलग अलग मिलता है, तो आपको यदि लगे कि आपकी बुक में अलग है, मैंने अलग बताया, तो उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके में बहुत ही मुश्किल आए, ना ही आपको ऐसा कुछ मेंस में लिखना है। आपको मेंस में तो पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें लिखनी है जहाँ पे बिल्कुल सामने वाला अट्रैक्ट हो। लोकेशन लिखो, कहाँ पे था, मेजर साइट्स लिख दो उसकी, कौन सी रिवर के किनारे था अगर पूछता है। हालांकि क्वेश्चन तो अलग प्रकार से आएगा, ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि गुजरात में कितनी साइट्स थी और कितनी हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे आगे जाके ये अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे फ्लोरिस्ट हुए, तो इसको आप आगे देखेंगे। मैंने आपको टेरिटोरियल लिमिट, क्षेत्रीय सीमाएं ऊपर ही बता दी थी। क्षेत्रीय सीमाएं होता क्या है? छतरपुर में रहते हो, मैं तो रहता हूँ। नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, कहाँ से छतरपुर ख़त्म हो गया नॉर्थ में, कहाँ से छतरपुर साउथ में ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, ऐसा ही ईस्ट में और ऐसा ही वेस्ट में, ठीक है। चलो घर देख लो अपना, आपका घर है, सामने की ओर नॉर्थ, नॉर्थ में हो गए साहू जी, पीछे की ओर साउथ, साउथ में हो गए तिवारी जी, ईस्ट में हो गए आपके मिश्रा जी, और वेस्ट में हो गए दीक्षित जी। चारों ओर आपने बता दिया कि आपके कौन रहता है, ठीक है। अब आपका घर मान लो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन, चारों ओर थी अलग अलग पॉइंट्स, यहाँ पे आपके साहू जी हो गए, तिवारी जी हो गए, अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिए, तो ये आपकी सीमाएं हो गई। वैसे ही यहाँ पे देखो हड़प्पा का नॉर्थ, नॉर्थ में क्या हो गया, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था। अब आपको यहाँ से पता चल गया जब नॉर्थ में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, मांडा था, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र मांडा। साउथ में दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हुई कि ज़्यादा नहीं तो एक्सटेंशन जो है वो दायमाबाद तक तो इसका गया ही है, ये फैला है दायमाबाद तक, क्योंकि महाराष्ट्र में है, ठीक है। हिंदी में भी बगल में लिखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बगल में निगाहें घुमाते जाना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अलग से बोलूँ उसको, क्योंकि दायमाबाद इंग्लिश में है, दायमाबाद हिंदी में है। ईस्ट, ईस्ट में पड़ता है आलमगीरपुर, हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से आपको ये बाउंड्रीज हैं सीधी सीधी। कोई आपसे पूछे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पॉइंट्स बताओ, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट में सुल्तानगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये ईरान की बॉर्डर में लग जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, बिल्कुल ईरान की बॉर्डर पे पहुँचता है, लेकिन ये ठीक। अब आपसे कोई पूछ ले हड़प्पा सिविलाइजेशन के चारों पॉइंट्स के राज्य बताओ कहाँ कहाँ तक विस्तार है, नॉर्थ में कहाँ कौन सा राज्य पड़ता था जहाँ पे विस्तार है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सीधा सीधा बता देना। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, मांडा आपने सुना होगा, साउथ में दायमाबाद, महाराष्ट्र आपने पता होगा, ईस्ट में आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पता होगा आपको, और वेस्ट में सुल्तानगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान तो भैया पाकिस्तान प्रेगनेंट हुआ था अभी, बलूचिस्तान निकल आया, अब पता नहीं कौन सा टाइम निकलेगा, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपको लगता है कि अच्छी जानकारी है, तो पता है आपको क्या करना है। लगभग हफ्ते में मैं 4 से 5 वीडियो डालूँगा, पीडीएफ रहेगी, मैं आपको नंबर दे दूँगा, तो उस पर यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे बारे में यदि और जानना हो, पीडीएफ की 3rd पेज पे आपको, पीडीएफ के 3rd पेज पे यहाँ पे नेक्स्ट रैंक अप के नाम से टेलीग्राम अकाउंट है, मेरा नाम, अरे हाँ भैया मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, आपको हर चीज़ पता चल गई, मेरा ही नाम नहीं पता। तो मेरा नाम है श्रेष्ठ पाठक, बीएससी कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, एमए हिस्ट्री से है, जीमेल आईडी देख लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट जो ये चैनल है जिस पे मैं डाल रहा हूँ उसका नाम है नेक्स्ट रैंक अप चैनल। आप यहाँ से आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ के लिए पर्याप्त नॉलेज दी जाएगी, सिविल सर्विसेज के लिए। और एमपीपीएससी में मैं साफ कह दूँ प्री वोमेंस दोनों कवर है, यही नोट्स आपको
लिख लेने हैं या फिर प्रिंट आउट करा लेने हैं। हालांकि प्रिंट आउट में हो सकता है सही ना आए, तो लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है नेक्स्ट रैंक का क्लास का, और ये जो श्रेष्ठ पाठक मेरा ही इंस्टाग्राम अकाउंट, ये इन पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं कभी भी आपको कुछ पूछना हो, ठीक है। बाकी उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ आज जुड़े, और यदि आपको लगता है कि आगे जुड़ना चाहिए तो इसी तरह से मेरी क्लास देखें। मैं रिकॉर्डेड सेशन ही डालूँगा, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे परिचय पढ़ लिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे छूट गया थोड़ा सा, तो अब अपन आर्कोलॉजिकल सर्वे और पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की देखो आपने डेट तो पढ़ी ली 2500 से 1800। अब पढ़ेंगे अपन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चलो तो एक काम करते हैं कि आज तो क्लास काफ़ी हो गई, ये आप लोग कल पढ़ के आइएगा। पीडीएफ ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो उसमें। कल आप मैं एक नई क्लास डालूँगा, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कवर होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा कवर हो जाएगा आपका। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर, नामकरण भी एक बार अपन देख लेंगे। अपन ने ऊपर से देखा है, नामकरण पूरा देख लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक अपन कर पाएंगे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने क्लास ली। इसी तरह साथ बने रहें, नेक्स्ट रैंक आपको फॉलो करें। धन्यवाद।